So let's start back. So I was just putting in कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जी, अपन सब पढ़ चुके हैं, उसी को रिकॉल कर रहे थे। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर इंसिडेंस एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, दैट इज जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसी को टैक्स देना है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर पैसा किसी और की जेब से जा रहा है पर टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन किसी और पर होती है, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एंड एक और डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। ये बताना बचा है व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड व्हाट इज रिग्रेसिव। मैंने कहा था इसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। देन वी सेड, वी टॉक्ड अबाउट एज टू हाउ द लॉ इज मेड एंड ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स द लॉ कैन बी मेड। तो लॉ कैसे बनता है कि जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था स्कूल का अपना फेवरेट सब्जेक्ट था सिविक्स, तो वहाँ से ये बात अपनी पता है हमको कि पहले एक बिल आता है और वो बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसे पास करते हैं और दोनों हाउसेस पास करने के बाद प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं और प्रेसिडेंट साइन करने के बाद फाइनली द बिल बिकम्स द एक्ट। और ऐसे ही अलग अलग तरह के लॉ बनते हैं। और ऐसे ही 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। देयर वाज एन इनकम टैक्स बिल, the bill was passed by both the houses of the parliament, the president signed it, and finally it became income tax act। और ऐसे ही कंपनीज एक्ट बना, कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे ही जीएसटी एक्ट बना, और ऐसे ही सारे एक्ट बने हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जाता है ये बात अपन ने पढ़ना चालू की थी, एंड हियर वी वर in fact schedule 7 to the income tax act, rather schedule 7 to the constitution of india में ये बात कही गई है। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 245 से आर्टिकल 245 55 बेसिकली ये कहते हैं कि उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाया जा सकता है जो सेवंथ शेड्यूल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई थी। लिस्ट 1 विच इज द सेंट्रल लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 विच इज द स्टेट लिस्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर स्टेट पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। एंड लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कॉन्करेंटली दोनों लॉ बना सकते हैं। अपना कोर्स सीए कोर्स इज ऑलवेज अबाउट द लिस्ट 1 विच इज द सेंट्रल लिस्ट। अब लिस्ट 1 में कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं एंट्री। उनका जो लीगल नॉमेनक्लेचर है वो है एंट्री। सो वी हैव मेनी एंट्रीज, दैट इज मेनी सब्जेक्ट्स जिन पर लॉ बनाए जा सकते हैं। एंट्री 1 2 3 4, और इन्हीं में कंपनी और पार्टनरशिप और वो सब लॉ जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो और आगे पढ़ोगे, वो सब इसी लिस्ट में आने वाले हैं। और खास तौर पे टैक्स से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, एंट्री नंबर 81 से 96। और एंट्री नंबर 81 से 96 के अंदर जितने भी टैक्सेस हैं जैसे एक्साइज या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। इनकम टैक्स रिलेटेड जो एंट्री है वो है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में दिया हुआ है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हम सबको पता है एग्जम्प्ट है, और एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर किसी और इनकम को टैक्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दे कैन टैक्स इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एक बात मैं अब बता देता हूं, अब आज की बात एक्चुअली टेक्निकली आज से ही चालू हो रही है। और एग्रीकल्चर इनकम हमको पता है कि वो एग्जम्प्ट है, पर पूरी बात वो नहीं है। पूरी बात ये है कि एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है, एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट में आता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट में भी ऐसी एंट्रीज हैं, एंट्री 1 एंट्री 2, बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो उन सब एंट्रीज में से एक आता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम।
स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। वैसे तो अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं करती हैं, क्योंकि किसान भगवान हैं, और किसान जो है मतलब हमको एक नेसेसिटी देते हैं, और वैसे भी किसान वोट बैंक है, तो कौन टैक्स करेगा एग्रीकल्चर इनकम को, और फिर हमको पता है कि वो आंदोलन कर देंगे तो क्या हो सकता है। तो इसलिए अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं करती हैं। एक आध दो स्टेट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स किया जाता है। एक है केरला। केरला में बहुत सारा फार्मिंग होती है, कई सारा स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस हैं। तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने हिम्मत दिखाई और वो एग्रीकल्चर इनकम को बहुत समय से टैक्स कर रहे हैं। ऐसे ही असम में, वहाँ भी टी प्लांटेशंस है काफ़ी, तो असम की स्टेट गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट शुरू से एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर रही है। बाकी अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं करती है। अगर करना है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स किया जा सकता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। यू शुड अंडरस्टैंड इट समटाइम्स, कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि एग्रीकल्चर इनकम को तो टैक्स ही नहीं किया जा सकता है। टैक्स किया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, जो अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करती हैं। अब अपन आते हैं लिस्ट वन पे, और लिस्ट वन विच इज द सेंट्रल लिस्ट, उसमें अपन ने क्लियरली कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। क्लियर कट बात है, उनको पावर है, लिखा हुआ एंट्री नंबर 82 में कि उनको पावर है, वो इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। इसी पावर के अंतर्गत ही तो उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया, बिकॉज दे हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम, सो देयरफॉर दे हैव मेड इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितना अच्छा होता अगर ये एंट्री नंबर 82 ही नहीं होती, तो इनकम पे टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता था, और इनकम पे टैक्स नहीं लगता तो इनकम टैक्स एक्ट नहीं होता, नहीं होता तो एक सब्जेक्ट कम हो जाता अपना, हालांकि कुछ और सब्जेक्ट हो जाता, मतलब देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। पर एनीवेज, अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री और मैं आपको बता देता हूं, एंड दैट इज एंट्री नंबर 97। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंट्री। एंट्री नंबर 97, इसमें लिखा हुआ है दे कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट एज दे थिंक फिट। तो उनको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे उस पर वो कानून बना सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेसिडियरी क्लॉज। रेसिडियरी क्लॉज मतलब होता है कि आखिरी में उन्होंने एक ओपन एंडेड एंट्री छोड़ दी, रेसिडियरी एंट्री छोड़ दी, जिसमें उनको एक ब्लैंकेट पावर है, ओपन पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 97 है। और अभी तो अपन ने ये कहा कि देखो एंट्री नंबर 1 से लेकर स्पेसिफिक आइटम्स है, पार्टनरशिप एंड कंपनीज एंड एलएलपी, इनको रेगुलेट करने के कानून, टाउन एंड कंट्री के, ऐसे जो भी सब्जेक्ट हैं वो स्पेसिफिक एंट्रीज हैं। इनकम पे टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, मैन्युफैक्चर पे टैक्स, ऐसी स्पेसिफिक एंट्रीज हैं। और आखिरी में उन्होंने ओपनली कह दिया एनी अदर लॉ एज दे थिंक फिट। तो मेरे ख्याल से बाकी 96 का ज्यादा मतलब बचा ही नहीं ना। 97 में वो जो इच्छा हो उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, आज से थिंक अबाउट इट। जैसे उस दिन मैं एग्जांपल ले रहा था कि जो ज्यादा खुश रहता है वो ज्यादा अमीर है, तो उनका मन किया कि अब तो जो ज्यादा हंसता है उस पर हैप्पीनेस टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उनका यही सोचना है अमीरों से टैक्स लेना है। अब ये सोच के वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी इच्छा, वो कह दें कि साहब हैप्पीनेस पे हम टैक्स लगाएंगे, और उनको पावर है एंट्री नंबर 97। 97 एंट्री में दे कैन से हम तो बना सकते हैं हैप्पीनेस टैक्स, क्योंकि वी कैन मेक एनी लॉ एज वी थिंक फिट। थिंक अबाउट इट। उनको जो अच्छा लगे, उनको लगा कि कोई भी व्यक्ति है जो से एक्स वाई जेड लोकेशन पे उस पर कुछ और टैक्स लगा दें, वॉट एवर उनको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, एंट्री नंबर 97। आज से 25 साल पहले, बल्कि 30 साल पहले, एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो टैक्स था सर्विस टैक्स। आपने सुना होगा, अभी 3-4 साल पहले तक था वो। सर्विस टैक्स को लेकर स्पेसिफिक कोई एंट्री नहीं थी,
हमारे ये जो लिस्ट है, लिस्ट 1, इसमें सर्विस टैक्स को लेकर कोई एंट्री नहीं थी, नथिंग वाज रिटन। अब सर्विस टैक्स लगाना तो है, पर सर्विस टैक्स लगाने का पावर है क्या उनके पास, ये सवाल उठा। कई लॉयर्स ने ये क्वेश्चन रेस किया कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट तो सर्विस टैक्स लगा ही नहीं सकती, उनको तो पावर ही नहीं है सर्विस टैक्स लगाने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया एंट्री नंबर 97 का, और उन्होंने कहा हम तो लगा सकते हैं सर्विस टैक्स अंडर एंट्री नंबर 97। सो दिस एंट्री विच इज अ रेसिड्यूरी एंट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो अदरवाइज स्पेसिफिक एंट्री में पॉसिबल नहीं थी। अब ये तो हो गया कि पार्लियामेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का पावर है, और ये मैं अपनी तरफ से मेरे सब्जेक्ट में क्लियर कर देता हूं कि इनकम पे टैक्स लगाने का पावर पार्लियामेंट को है। दे कैन लेवी टैक्स ऑन इनकम टैक्स। और ये देखो उसका रेफरेंस याद रखना, आर्टिकल 245 रेड विथ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में आता है लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में आती है एंट्री नंबर 82। अभी अपना सब्जेक्ट क्या है, उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे। आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट। इन द इंटरमीडिएट इन 4 सब्जेक्ट्स यू हैव एमसीक्यूज, एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट इज टैक्स। सो इनकम टैक्स 60 मार्क का है, और 60 मार्क का 30%, 18 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यूज लाइक दैट, कि कौन सी एंट्री के अंतर्गत इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री के अंतर्गत इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। इट इज बेसिकली एंट्री नंबर 82 which is in the list 1, which is a part of 7 schedule and which is covered in article 245 to 255। यहां पर उनको पावर है कि वो इनकम को टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी ये तो एक बात अलग अलग वैरायटी की हो गई। अब देखो अपन ने पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे व्हाट एंड इफ क्वेश्चंस एड्रेस किए। व्हाई वी हैव लॉ, think about it, what we have addressed. Why we have law, why we have a codified written law, why we have tax, right? Why some countries don't have tax, why some countries are tax heaven, right? These all questions we have addressed. Then what is direct tax and indirect tax? Then we have also addressed that what are the subjects जिन पर लॉ बनाया जा सकता है, and we have also addressed that what is the procedure for making the law, right? लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या है। अब ये सब बातें अपन ने कर ली। इसके बाद मुझे आपको 2-3 और छोटी छोटी बातें बतलानी है, और वो बातें करने के बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे विद द इनकम टैक्स एक्ट। फाइनली वी विल स्टार्ट विद द इनकम टैक्स एक्ट। नाउ one of the thing which I will be addressing is what is a progressive and a regressive system of taxation. This is one thing I will be addressing. Second thing I will be addressing is the concept of equity. ठीक है, वो इक्विटी अपन ने शब्द यूज किया है, मैं बता देता हूं। हमने ये कहा कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज किया जाना है, वो होता है इक्विटी। तो इक्विटी 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्टिकल इक्विटी और एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। आई डोंट नो, आई बिलीव यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड व्हाट इज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अभी पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आपने पहले जो है अगर कुछ पढ़ा होता है तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। पहले आपने क्या पढ़ा है और अब कुछ और बात मैं बता दूं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो द गुड थिंग इज आपने नहीं पढ़ा है, जो मैं बताऊंगा वही सही है फिर। तो व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी आई विल एक्सप्लेन, एंड लास्टली आई विल एक्सप्लेन
कि जो रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, राइट? कानून लिखित होता है एंड लिखित कानून की क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको मैं बताऊंगा। ये तीन बातें बताने के बाद फाइनली वी विल स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट विच इज द इनकम टैक्स एक्ट. Let us start with the progressive and regressive system of taxation. What is progressive and regressive system of taxation? Have you heard of this word progressive and regressive system? Can you tell me what is progressive and regressive system? Yes, what is progressive? One person is ready to answer. More, right? I'll ask you from the back side. प्रोग्रेसिव सिस्टम वो होता है जहां पर टैक्स इनकम के साथ बढ़ता है, तो अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा है, वो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है? ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स है, ठीक है? ऑनलाइन भी ऐसा ही वन ऑफ द स्टूडेंट सेड इट. यस, so that is progressive. Anything else? Progressive, what is progressive and what is regressive? Yes, इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स इंक्रीज होगा और इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स डिक्रीज होगा. नहीं, आपने जो कहा वो यही कहा. चलो और देखते हैं, देखते हैं. ओके, कितनी भी इनकम हो आपका टैक्स सेम है. जैसे लाइक ऑन रजिस्टर्स एंड स्टेशनरीज. अच्छा, आपका कहना है कि परचेजिंग पावर से उसका कोई कोरिलेशन नहीं है. मान लो एक 100 रुपए का कोई रजिस्टर है, कोई बुक है, और आप खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट वही पड़ेगी, और कोई पैसे वाला खरीदेगा तो भी यही कॉस्ट है, कोई गरीब खरीदेगा तो भी यही कॉस्ट है. उसमें स्पेसिफिक टैक्स इंक्लूडेड है, से 5 रुपए. तो टैक्स इज फिक्स. ऐसा आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं. मैं बताऊंगा क्या होता है रिग्रेसिव. तो आपका ये कहना है कि टैक्स जो है वो फिक्स है, और जैसे 100 रुपए के रजिस्टर में 5 रुपए टैक्स फिक्स है, और कोई भी उसको खरीदे, अमीर गरीब कोई भी हो, सबके लिए टैक्स का बर्डन जो है वो बराबर है. तो गरीबों के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको उनकी परचेसिंग पावर कम है. वो बेचारा गरीब व्यक्ति है, वो 5 रुपए टैक्स दे रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा है. और अमीर है, उसके लिए 5 रुपए उसको लगता है कि कुछ नहीं है. ऐसा आपका कहना है, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव सेड. एनीथिंग एल्स ऑन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? यस. रिग्रेसिव टैक्स डज नॉट अफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. यू हैव सेड द सेम थिंग कि वो सब पर बराबर बर्डन है. तो गरीब को उसका जो बर्न्ट है वो ज्यादा लगता है, उसको फील ज्यादा होता है कि मेरे को इतना टैक्स लग रहा है. अमीर को फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा आपका कहना है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम. द बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन द पुअर बिकॉज ही फील्स द बर्न ऑफ दैट टैक्स मोर. ऐसा आप सबका कहना. और कुछ, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? और कुछ प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव के बारे में फिर अपन बात करते हैं. नहीं, चलो अब अपन बात करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. यहां पर अक्सर यही समझा जाता है कि प्रोग्रेसिव सिस्टम वो है जहां पर जैसे इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स बढ़ता है, और रिग्रेसिव सिस्टम वो समझा जाता है जहां पे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स या तो नहीं बढ़ता है या कम हो जाता है, या राइट जैसा आपने बताया सेम रहता है. कोई कहता है कम हो जाता है. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सारा का सारा डिस्प्यूट कुछ हद तक ऐसा है, पर अपन प्रिसाइसली अगर बात करें, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. तो प्रिसीशन ये है, प्रोग्रेसिव सिस्टम वो होता है जहां पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है. द एंटायर, यू कैन से, इशू इज अबाउट द वर्ड रेट ऑफ टैक्स. प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में जो पूरा इशू है, जो पूरा फोकस है, दैट इज अबाउट द रेट ऑफ टैक्स. प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इज अ टैक्सेशन सिस्टम जहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है.
जबकि रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वो होता है जहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे भले ही टैक्स बढ़ता जाए पर उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाता है, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव. आई डेमोन्स्ट्रेट विथ एग्जाम्पल कि प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या है और रिग्रेसिव सिस्टम क्या है. पर हम अभी मान के चलते हैं ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव. तो मैं एक एग्जांपल लूंगा प्रोग्रेसिव सिस्टम का, इनकम टैक्स का एग्जांपल लूंगा जो कि डायरेक्ट टैक्स है और हम प्रूव करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव. और एक एग्जांपल लूंगा जीएसटी का और प्रूव करेंगे कि जीएसटी विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज रिग्रेसिव. तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इनकम टैक्स को. अभी देखो इनकम टैक्स में क्या है कि हो सकता है आपने कभी सुना हो कि इनकम टैक्स में ऐसा स्लैब सिस्टम ऑफ टैक्स होता है. सुना होगा है ना, अखबार में आता है, बजट के अगले दिन यही आता है कि अभी देखो इनकम का टैक्स का रेट अब ये रहेगा. तो इनकम टैक्स का रेट जो है, राइट, जो बजट के अगले दिन भी आता है, अखबार में भी आता है, अदरवाइज भी हम सुन लेते हैं कई जगह से. तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का रेट ऐसा है. अभी अज्यूम कर रहे हैं जस्ट टू पुट एन एग्जाम्पल. इनकम टैक्स के रेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स के रेट्स में 15 दिन पढ़ाऊंगा, तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है. फिलहाल अपन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के रेट इस प्रकार से हैं. से कोई व्यक्ति उसकी पहली 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसको टैक्स लगता है 0% से. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसको टैक्स लगता है 5% की रेट पे. जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, आई एम जस्ट पुटिंग इट टू डेमोन्स्ट्रेट. एग्जैक्ट ये रेट्स नहीं है, इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, इफ्स एंड बट्स हैं. अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स लगता है 20% की रेट से, और 10 लाख से ऊपर की जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है 30% की रेट से. और ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन स्लैब सिस्टम होता है. ये सिस्टम ऑफ टैक्सेशन स्लैब सिस्टम होता है. ठीक है, 2 मिनट के लिए आप बस इसको मान लो कि ऐसा है. अपन सिर्फ कुछ उसके बेसिस पर एग्जाम्पल्स क्रिएट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हाउ इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव. अब ये रेट्स को ध्यान में रखते हुए मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं और उसके डेटा अपन फिल करेंगे. अपन ढूंढते हैं, देखिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो इनकम मैं बता दूंगा अपनी तरफ से. अगर इतनी इनकम है तो टैक्स कितना बनेगा ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे. और एक रहेगा रेट ऑफ टैक्स. रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला होता है टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100. दिस इज द रेट ऑफ टैक्स, राइट. इफेक्टिवली हमको कितना टैक्स बना उसका ये फॉर्मूला हो सकता है, टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100. तो अपन अब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि से एक व्यक्ति की इनकम 2 लाख रुपए है. इनकम टैक्स साल का एक बार लगता है, एनुअल टैक्स होता है. तो ये जो मैं फिगर ले रहा हूं ये साल की इनकम है. एक व्यक्ति की साल भर में 2 लाख रुपए की इनकम है, तो उसका कितना टैक्स बनेगा इस चार्ट के हिसाब से. 2 लाख की इनकम है तो उसका टैक्स 0 बनेगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम तो टैक्स फ्री होती है, उस पर 0% की रेट से टैक्स लगता है. तो उसका टैक्स बन गया निल, और यू कैन से 0. अब टैक्स 0 बन गया तो रेट ऑफ टैक्स निकालो. 0 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 100, that is the rate of tax. So that will of course come to 0%. तो ये हो गया अपना. इस तरीके से अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे. अब मान लो एक व्यक्ति की साल की इनकम 4 लाख रुपए है. अब मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा. थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्लैब सिस्टम है, यहां पे मैकेनिज्म बहुत अलग होता है. 4 लाख रुपए की अगर उसकी साल की इनकम है तो स्लैब बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे होगा ये समझो. सबसे पहले उसकी इनकम को हम डिवाइड कर देंगे इनटू ब्रैकेट्स. 2.5 लाख रुपए तक की जो उसकी इनकम है,
चार्ट ये कहता है, आप देखो 2.5 लाख रुपए तक की जो उसकी इनकम है उस पे टैक्स लगेगा 0% की रेट पे। तो 2.5 लाख पे 0%। और 2.5 लाख से 4 लाख, अगला स्लैब तो 5 लाख तक का है, उसकी इनकम 4 लाख है। तो 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए की जो इनकम है उस पे 5%। ऐसा नहीं होता कि 4 लाख की इनकम है तो पूरे 4 लाख पे 5% लगा दो। ये स्लैब सिस्टम कहलाता है जो अपन देख रहे। और यहां पर क्या होगा कि वी हैव टू डू इट स्टेप वाइज, स्लैब वाइज। तो पहले की 2.5 लाख पे उसको 0% लग जाएगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको जो भी इनकम है उस पर 5% लग जाएगा। तो अभी 4 लाख ही इनकम है तो उसको 1.5 लाख के ऊपर लग गया 5%। अब इसका टोटल कर लो सिंपली, 2.5 लाख का 0% प्लस 1.5 लाख का 5%, ये जो भी आ जाए, हाउ मच इट इज कमिंग यू हैव टू कैलकुलेट, 7,500। तो 7,500 उसका टैक्स बन गया। अभी यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर and you have to find out what is the effective rate of tax. 1.8, 1.8 डैश परसेंट एग्जैक्ट अपने को चिंता नहीं है, 1.8% समवेयर। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं और बताता हूं, फिर आगे आप कैलकुलेट करना। बहुत सारे और एग्जांपल लूंगा, आगे आपको कैलकुलेट करना है। से किसी की इनकम 6 लाख रुपए साल की है, तो उसका टैक्स कैसे निकलेगा? तो अगेन गोइंग बाय द स्लैब सिस्टम, स्लैब सिस्टम ऐसा कुछ लगेगा, 2.5 लाख पर 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 6 लाख तक 20%। आपके सामने वो चार्ट है, ठीक है। तो 2.5 लाख पे 0%, 2.5 लाख का 0% प्लस 2.5 लाख से 5 लाख। तो 2.5 लाख से 5 लाख होता है 2.5 लाख, 5 लाख माइनस 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे आ गया 5%, और 5 लाख से 6 लाख मतलब 1 लाख, 1 लाख पे 20%। और इन सबका टोटल करना है अपने को, 2.5 लाख का 0% प्लस 2.5 लाख का 5% प्लस 1 लाख का 20%, 32,500। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये जो टैक्स अपन निकाल रहे हैं ये सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट ये वो अमाउंट नहीं है जो टैक्स बनता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अदरवाइज टैक्स कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होता है। इट विल टेक 15 डेज फॉर अस टू स्टडी, 15 दिन लगेंगे अपने को, आप समझो उसको। तो ये सिर्फ एक जस्ट ओपन अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है वो बताने के लिए। तो अभी यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आया, 5.4, ठीक है। दैट इज 32,500 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इंटू 100। अभी और एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक व्यक्ति की इनकम है 9 लाख रुपए, कैलकुलेट द टैक्स। 9 लाख की इनकम, कैलकुलेट द टैक्स। नाउ यू हैव टू डू इट, right? Let everyone do it, and right, all of you try it out online also. What is the tax if the income is 9 lakhs? स्लैब रेट में आपके सामने निकाल देता हूं क्योंकि अभी वो याद थोड़ी है अपने को। तो ये स्लैब है, 9 lakhs की इनकम पे टैक्स निकालें, राइट। मन में मत करें, कैलकुलेटर यूज कर ले, 9 lakhs की इनकम पे टैक्स निकालें, कैलकुलेट इट। You can use mobile calculator if you have not got the calculator. And you also have to give the effective rate of tax then. अभी देखो मैंने टैक्स कैसे निकाला, कई लोगों ने कर लिया होगा इसको, तो कैसे निकाला उसको समझो।
0 to 2,50,000 तक की इनकम, इसको मैं वर्टिकली भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वर्टिकली प्रेजेंट करूँ। 0 to 2,50,000 तक की इनकम मतलब 2.5 लाख की इनकम, 2.5 लाख की इनकम पे 0% की रेट से टैक्स निकाला विच इज 0। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम मतलब 2.5 लाख की इनकम, 2.5 लाख की इनकम पे 5% की रेट से टैक्स निकाला विच इज 12,500। 5 लाख तक की इनकम हो गई। फिर 5 लाख से 9 लाख तक की इनकम, अगला स्लैब 10 लाख तक का है, तो 10 से पहले ही आ गए अपन तो 5 लाख से 9 लाख तक की इनकम मतलब 4 लाख रुपए। 4 लाख पे मैंने 20% की रेट से टैक्स निकाला विच इज 80,000, और इन सबका टोटल इज द टैक्स लाइबिलिटी which is 92,500. That is how the tax is calculated, right? And effective rate is quite simple. This tax divided by income into 100. अगर किसी की 15 लाख रुपए की इनकम है तो टैक्स कितना बनेगा अभी निकालो। 15 लाख की इनकम पे टैक्स निकालो। ठीक है, माई आइडिया इज नॉट टू मेक यू डू द टैक्स कैलकुलेशन, माई आइडिया इज टू जस्ट एक्सप्लेन द प्रोग्रेसिव सिस्टम। 15 लाख की इनकम पे टैक्स निकालो अभी। स्लैब आपके सामने मैं खोल देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। स्लैब इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सॉल्व इट। Those who have done it, great. And those who are trying it, please try it yourself. I hope you have tried it and got the answer. The answer is coming as 2,62,500. And the effective rate of tax is coming 17.5% somewhere. अभी देखो टैक्स कैसे निकला, सुन लो भाई टैक्स कैसे निकला। 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बना 0% से, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स बना 5% की रेट से, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे मतलब 5 लाख पे टैक्स बना 20% की रेट से, और 10 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे टैक्स बना 30% की रेट से। तो 5 लाख का 30% 1,50,000, और इसका टोटल विच इज 2,62,500। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी। एक और कैलकुलेट करो, अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए होती है साल की तो कितना टैक्स बनेगा? 50 lakhs। कैलकुलेट टैक्स। So I believe people are able to do it. They are able to solve it out. How the questions are done, right? बन रहा होगा, कैसे आ रहा है टैक्स? ठीक है, आ पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 13,12,500 should be the tax. I believe most of you would have got it. और
बिल्कुल घबराना मत अगर टैक्स अभी नहीं समझ आ रहा है कैलकुलेशन ये, क्योंकि अभी अपन टैक्स निकालना सीख ही नहीं रहे हैं। ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जस्ट टू एक्सप्लेन इन फ्यूचर समवेयर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम। बाकी एग्जैक्टली टैक्स कैसे बनेगा वो हम कभी और समझने वाले हैं अपनी क्लास में। तो अभी यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आया? 26.25%। बस अब रुक जाओ, अब ये टैक्स नहीं भी निकला है तो रुक जाओ, हम अब बात करेंगे। अब अपने को चिंता नहीं है, अब अपने को प्रोग्रेसिव सिस्टम पे फोकस करना है। फोकस बैक ऑन द प्रोग्रेसिव सिस्टम नाउ। अ प्रोग्रेसिव सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स तो बढ़ते ही जाता है, पर इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति साल का 2 लाख रुपए कमा रहा है, हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो व्यक्ति साल का 2 लाख रुपए कमा रहा है उसे 2 लाख रुपए में से 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देना है। हिज टैक्स इज 0, तो पूरा 2 लाख उसका है। जो व्यक्ति साल का 4 लाख रुपए कमा रहा है उसको 4 लाख में से एक बहुत छोटा सा पोर्शन 7,500 रुपए टैक्स भरना है, विच इज इफेक्टिवली ओनली 1.8% ऑफ हिज इनकम। तो 4 लाख में से सिर्फ उसको इतना सा पोर्शन सरकार को देना है। जो 6 लाख रुपए कमा रहा है उसको थोड़ा बड़ा पोर्शन सरकार को देना है। 6 लाख पे उसको 32,500 का टैक्स भरना है, और 32,500 इज 5.4% ऑफ हिज इनकम। तो अपनी इनकम का 5%, 5.5% उसको सरकार को देना है। जो व्यक्ति 9 लाख रुपए कमा रहा है, आप देखो 10% उसको सरकार को देना है। जो 15 लाख कमा रहा है उसको 17% सरकार को देना है, और जो 50 लाख कमा रहा है उसको अपनी इनकम का 26% सरकार को देना है। थिंक अबाउट इट, दिस इज प्रोग्रेसिव सिस्टम। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा अमीर है, और जो ज्यादा कमा रहा है उसको न केवल ज्यादा टैक्स लग रहा है बल्कि उसको इफेक्टिवली ज्यादा रेट पे टैक्स लग रहा है। द कीवर्ड हियर इज द रेट ऑफ टैक्स। राइट, 50 लाख की इनकम पे उसको 13 लाख का टैक्स बन रहा है, पर आप इफेक्टिव रेट अगर सोचोगे तो उसकी इनकम का 26% उसको सरकार को देना है, विच इज क्वाइट हैवी। राइट, दैट इज हाउ यू हैव टू गो। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा। ये है प्रोग्रेसिव सिस्टम। इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव। अब अपन बात करते हैं रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की। 2 मिनट और लेते हैं, उतना समय है हमारे पास, और रिग्रेसिव सिस्टम पढ़ के खत्म करते हैं आज। नाउ व्हाट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन? अंडरस्टैंड, रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इज अ सिस्टम जहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाता है। टैक्स का अमाउंट तो बढ़ते जा रहा है पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाता है। ऐसा कैसे होता है ये समझो। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश, और अभी रमेश जो है वो महीने का 25,000 रुपए कमाता है, और सुरेश जो है वो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है। उनकी इनकम अपने आप में काफी अलग है। अब अभी अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, वो खर्चे का टैक्स है, खर्चे पे लगता है जो भी हम खर्चे करते हैं, और उसका रेट एक ही है। अभी ऐसी बातें भी चलती है, वन कंट्री वन टैक्स, और एक ही रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन मान लेते हैं कि जीएसटी में एक ही रेट है, 10%। जो भी आप खर्चा करोगे उसमें 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। और वो खर्चे में इंक्लूडेड है, ऐसा अपन मान लेते हैं, खर्चे में वो टैक्स इंक्लूडेड है, और रेट ऑफ टैक्स उसका रहेगा 10%, एग्जाम्पल के तौर पे। अब रमेश 25,000 रुपए कमाता है महीने के। उस 25,000 रुपए में से उसका मेजर एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाता है। 25,000 का एक मेजर पोर्शन खर्चे में चला जाता है। वो बेचारा सेविंग कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है, क्योंकि 25,000 कमाता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और
मकान का किराया है, बच्चों की स्कूल की फीस हो सकती है, घर का खर्चे हैं बहुत सारे, जैसे तैसे मुश्किल करके वो महीने में 3,000 रुपए बचा लेता है जैसे तैसे। अदरवाइज जो भी वो कमाता है वो सब उसका एक्सपेंड हो जाता है। हिज एक्सपेंडिचर इज 22,000। और अपन ये मान रहे हैं कि जीएसटी जो है वो 10% है और वो इस 22,000 में शामिल है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह रहा हूं कि 22,000 का 10% 2,200 रुपए जीएसटी है जो इस 22,000 में शामिल है। सिंप्लिसिटी के लिए जीएसटी कैसे लगता है, उसका रेट क्या होता है, वो पूरा सब्जेक्ट है जीएसटी, वो अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2,200 रुपए उसको जीएसटी लगता है, एक्सपेंडिचर टैक्स टैक्स लगता है। और सुरेश जो उसका मित्र है वो 2 लाख रुपए कमाता है, बड़ा लग्जरियस रहता है, आराम से खुद का मकान है, किराया लगता नहीं है उसको, और बढ़िया कार है उसके पास, मोबाइल फोन बढ़िया वाला है, आराम से लग्जरी से रहता है और बहुत खर्चा करता है। पर बहुत खर्चा करने के बावजूद वो महीने का केवल 1,20,000 का ही खर्चा कर पाता है। वो खर्चे ही नहीं कर पाता है क्योंकि कहाँ खर्च करे, बेसिक नेसेसिटीज तो बहुत कम में हो जाती हैं, उसके अलावा लग्जरी पे कितना खर्च करे, तो उसका महीने का 1,20,000 का खर्चा होता है। सिंपल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी रेशो में एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, एक्सपेंडिचर कम होता जाता है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 2 लाख रुपए की उसकी इनकम है तो वो अपनी इनकम का उतना पोर्शन नहीं खर्च कर रहा है, वो तो 60% ही खर्च कर रहा है। जबकि जो हमारा दूसरा केस है रमेश, वो अपनी इनकम का अराउंड 85-90% खर्च कर देता है। तो अब सुरेश 1,20,000 का खर्चा करता है, जीएसटी है, खर्चे पे लगता है। हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो 10% का रेट है जीएसटी का, और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो 1,20,000 में इंक्लूडेड है। तो 1,20,000 पे उसको 10% 12,000 का जीएसटी लग जाता है। जो गरीब है, यहां गरीब का क्राइटेरिया होता है परचेजिंग पावर से, इनडायरेक्ट टैक्स में गरीब और अमीर का क्राइटेरिया होता है परचेजिंग पावर से, और इनकम टैक्स में गरीब और अमीर का क्राइटेरिया होता है इनकम से। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा अमीर है, यहां क्राइटेरिया है जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है वो अमीर है। तो रमेश जो गरीब है उसको 2,200 रुपए का टैक्स लग रहा है, और सुरेश जो अमीर है उसको 12,000 रुपए का टैक्स लग रहा है। अगर आप अमाउंट में देखोगे, एब्सोल्यूट फिगर्स में कंपेयर करोगे, तो सुरेश को ज्यादा टैक्स लग रहा है, रमेश को 2,200 रुपए टैक्स लग रहा है, सुरेश को 12,000 का टैक्स लग रहा है। अभी हमने जो आपने बताया वो ये बताया कि रिग्रेसिव तो वो होता है जिसमें सबको बराबर टैक्स लगता है, अमीर को भी 2,200 ही लगेगा, गरीब को भी 2,200 ही लगेगा। पर मैं आपको वैसा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ टैक्स तो बढ़ सकता है, जो गरीब है उसको कम टैक्स लग रहा है, जो अमीर है उसको ज्यादा टैक्स लग रहा है। पर अब आप निकालो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स होता है टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100। हियर इट विल बी 2,200 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100। तो ये कितना आता है, 8.8%। और यहां पर भी निकालो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, 12,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 100, which is 6%. 12,000 is the tax divided by 2 lakhs, which is the income. So 12,000 divided by 2 lakhs into 100, 6%. तो ये है रिग्रेसिव सिस्टम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाता है, ठीक है। गरीब को टैक्स का बर्डन ज्यादा लग रहा है क्योंकि 25,000 की इनकम में से उसको पहले ही कम कमा रहा है वो 25,000, 25,000 में से 8.8% उसको जीएसटी भरना पड़ रहा है, और अमीर को उसका बर्डन कम लगता है क्योंकि 2 लाख की इनकम में उसको केवल 6% जीएसटी भरना पड़ रहा है, राइट। सो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाता है, ये है रिग्रेसिव सिस्टम। तो अच्छा सिस्टम कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? मतलब इकोनॉमी के लिए बेटर कौन सा है, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव?
प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव सिस्टम इज मोर रैशनल, इट इज मोर इक्विटेबल, उसमें न्याय ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा रेट पे टैक्स ले रहे हो, और जो कम कमा रहा है उससे कम रेट पे टैक्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव सिस्टम इज बेटर एंड रिग्रेसिव सिस्टम इज नॉट दैट बेटर। ठीक है, तो अभी ये बात तो मैंने कह दी, बातें और है, अब मेरे को नहीं लगता आज मैं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा लग नहीं रहा है, तो अब अपन कल पढ़ लेंगे, अगली बार पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Those who have query may please come up and let us discuss it out. Those who have query, let us talk, right? Otherwise we are done with the batch. Thank you.